जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को मिलाकर एक साथ एक ही क्लास में देखने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज का क्लास भी क्या है, आपके लिए बेहद खास है। तो बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना है, क्या करना है, अपना नोटबुक निकाल के बैठना है। अब नोटबुक इसलिए निकालना है क्योंकि जो सवाल होगा उसका उत्तर हम बताएँगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताएँगे, तो उसको आप लोग नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और आप सभी जानते हैं कि जिसको आप लिख-लिख के पढ़ते हैं, आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। और आपका एग्ज़ाम तो बहुत करीब है, 2 से ढाई महीना में एनी हाउ आपका हो जाने वाला है। तो 2 से ढाई महीना जो है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए बहुत कम होता है। आपको युद्ध स्तर पर पढ़ाई करना होगा दिन-रात। कोई बहाना नहीं कि ठंड ज़्यादा है, संडे है, ये बहाना नहीं कीजिएगा, तो फिर ये मौका नहीं मिलेगा। 2 ढाई महीना आप लोग कम सोइए, कम खाइए, लेकिन रोज़ से रोज़ पढ़िए और हम भी रोज़ क्लास लेके आएँगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड का कौन-सा जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है? पहला है पलामू, दूसरा है लातेहार, तीसरा है रामगढ़, चौथा है गढ़वा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी गढ़वा। झारखंड का गढ़वा जिला है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। अब गढ़वा की बात करेंगे तो गढ़वा जिला बना है कब? 1991 ईस्वी में। और गढ़वा क्या है? गढ़वा जो है झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। साथ ही आपको क्या याद रखना है कि गढ़वा जो है झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश के साथ, और दूसरा कौन है? तो दूसरा आपका बिहार के साथ, और तीसरा कौन है? तो तीसरा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ के साथ। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि गढ़वा जिला जो है 3 राज्यों से सीमा साझा करने वाला झारखंड का एकमात्र जिला है। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। अब हम थोड़ा-सा बता दें कि इस तरह के जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि झारखंड के मैप को जो है आपको याद करना होगा, समझना होगा। झारखंड के मैप को आप समझ गए तो आपको जो है 5-6 क्वेश्चन यूँ ही सॉल्व हो जाएँगे। अब झारखंड की आकृति कैसा है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। अगर ये पूछ दे तो आप कहिए क्या? आपका चतुर्भुजाकार है। कैसा है? चतुर्भुजाकार है। और झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें आपका पूरब में किसके साथ? तो पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ, और पश्चिम में किसके साथ? तो उत्तर प्रदेश के साथ और छत्तीसगढ़ के साथ, और उत्तर में बिहार के साथ और दक्षिण में उड़ीसा के साथ। इतना आपको याद रखना है। अब ये याद हो गया तो आपको और क्या याद रखना है? ये याद रखना है कि झारखंड का जो है पूरब से पश्चिम लंबाई कितना है? पूरब से पश्चिम लंबाई 463 किलोमीटर है, ठीक है? चलिए, और उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है? तो उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है? 380 किलोमीटर है, ये याद रखना है। अगर आपको बता दें कि ये दोनों आंकड़ा याद हो गया, 463 किलोमीटर और 380 किलोमीटर, ये याद हो गया, लेकिन आप नहीं याद कर पा रहे हैं कि कौन पूरब पश्चिम वाला है, कौन उत्तर दक्षिण। तो एक ट्रिक है, ये जो 3 कैसा दिख रहा है? आपका ऊ जैसा दिख रहा है, यानी कि उत्तर से दक्षिण वाला कौन हो जाएगा आपका? 380 किलोमीटर, और बाकी बचा वो पूरब पश्चिम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही आपको याद करना है कुछ न कुछ ट्रिक लगा के, ताकि आपको जो है अधिक दिनों तक याद रहे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि झारखंड की एकमात्र कौन-सी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? पहला है शंख नदी, दूसरा है स्वर्णरेखा, तीसरा है सोन नदी, चौथा है मयूराक्षी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी स्वर्णरेखा नदी। तो झारखंड का स्वर्णरेखा नदी जो है एकमात्र नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से जाके गिरती है। अब स्वर्णरेखा नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? रांची का नगड़ी गाँव से निकलता है, और ये जिस जगह से निकलता है उस जगह को क्या बोलते हैं हम लोग? रानी चुआँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रानी चुआँ बोलते हैं। और चुआँ मतलब आप सभी जानते हैं कि कुआँ को छोटा रूप को हम लोग चुआँ बोलते हैं। अब इस स्वर्णरेखा नदी पर बहुत सारा कुछ है। जैसे हम आपको बता दें कि हुंडरू जलप्रपात, झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू है, वो कहाँ है? आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। साथ ही आपका चांडिल डैम जो कि सरायकेला जिला में है, किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर। साथ ही आपको बता दें पालना डैम जो कि आपका सरायकेला जिला में है, किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है। तो ये सब आपको याद रखना है। साथ ही स्वर्णरेखा नदी के किनारे ही आपका क्या है? जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। कौन-सा? तो जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। ठीक है? तो स्वर्णरेखा नदी के बारे में ये आपका क्लियर कट हो गया। बाकी नदी का भी चर्चा कर लेते हैं। शंख नदी। शंख नदी का उद्गम स्थल क्या है? आपका चैनपुर है। और चैनपुर कहाँ है? तो चैनपुर आपका गुमला जिला में है, ठीक है? और गुमला जिला कब बना है? तो 1983 में। इस तरह से आपको याद रखना है। अब बात करेंगे हम लोग सोन नदी की। तो सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपका
अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है? एमपी में। एमपी बोले तो क्या? मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये मयूराक्षी नदी, मयूराक्षी नदी का ही दूसरा नाम क्या है? मोर नदी। और मोर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये है आपका त्रिकुट की पहाड़ी से। कहाँ निकलता है? तो त्रिकुट की पहाड़ी से निकलता है। त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है? तो देवघर में है। और देवघर जिला कब बना है? तो 1983 में बना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो 2 नंबर का सही उत्तर क्या है आपका? स्वर्णरेखा नदी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला है तोपचांची अभ्यारण्य धनबाद में है, दूसरा है महुआ टांड़ अभ्यारण्य लातेहार में है, तीसरा है लवा लौंग अभ्यारण्य चतरा में है, चौथा है विधवा विधवा हो गया है, इसको क्या करना है? उधवा उधवा पक्षी विहार कोडरमा में है। इसमें कौन गलत सुमेलित है? तो देखिए, तोपचांची अभ्यारण्य आपका धनबाद में है, बिल्कुल सही है। महुआ डांड अभ्यारण्य आपका लातेहार में, ये भी सही है। लवा लौंग अभ्यारण्य चतरा में, ये भी सही है। लेकिन उधवा पक्षी विहार कोडरमा में नहीं है, बल्कि ये कहाँ है? तो ये आपका साहेबगंज जिला में है। कहाँ पर है? साहेबगंज जिला में आपका उधवा पक्षी विहार है। और साहेबगंज जिला कब बना है? तो साहेबगंज जिला 1983 में बना है। और साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ से आपका क्या है? गंगा नदी बहती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये जो आपका उधवा पक्षी विहार कहाँ है? तो आपका साहेबगंज में है, ना कि कोडरमा में है। तो ये वाला गलत सुमेलित है, यानी कि सही सुमेलित नहीं है। अगर यहाँ पर जो कोडरमा दिया है, तो कोडरमा में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है? कोडरमा में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है? तो कोडरमा में आपका गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है। क्या है? गौतम बुद्ध अभ्यारण्य आपका कहाँ है? तो कोडरमा में है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, आप लोग जो है समझ पा रहे होंगे जो हम बता रहे हैं। लेकिन एक बात देखते हैं कि आप लोग जो है, इतना लोग, हज़ारों लोग देखते हैं क्लास, मेरा क्लास, लेकिन लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं। मुश्किल से 50-60 लाइक करते हैं। क्या दुश्मनी है समझ में नहीं आता है। हमको लगता है काफ़ी शिद्दत से क्लास बना रहे हैं, लेकिन लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं। और लाइक तो नहीं भी करते, कमेंट भी नहीं करते हैं। अब देखिए, आप लोग को उचित लगता है तो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड में भारत के किस अयस्क का 26% आरक्षित भंडार है? पहला है कोयला, दूसरा है तांबा, तीसरा है लौह अयस्क, चौथा है बॉक्साइट। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लौह अयस्क का। तो झारखंड में जो लौह अयस्क का जो भंडार है, वो पूरे भारत में कितना होगा? आपका 26% होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और कोयला के लिए आपका झारखंड में कौन सा जगह सबसे ज़्यादा फेमस है? तो झरिया। झरिया जो है आपका कोयला के लिए फेमस है। और तांबा की बात की जाए तो तांबा की खान झारखंड में कहाँ है? तो आपका घाटशिला में। कहाँ है? आपका घाटशिला में है। और घाटशिला कहाँ है? तो घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में है। और पूर्वी सिंहभूम कब जिला बना है? 1990 में। इतना आपको याद रखना है। अगर बॉक्साइट की बात करेंगे तो झारखंड के 3 जिला बॉक्साइट के लिए फेमस है। एक तो हो जाएगा आपका गुमला, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा आपका लातेहार, और तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका लोहरदगा। तो ये 3 जिला जो है आपका बॉक्साइट के लिए फेमस है। ये भी आपको याद रखना है। ये लौह अयस्क आपका 26%। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया है? पहला है मुंडल, दूसरा है पुंड्र, तीसरा है कंकजोल, तीसरा है चौथा है कुकुट देश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कुकुट देश। तो ये कौटिल्य है, इसी का दूसरा नाम क्या है? चाणक्य है। और इसी का और एक नाम है क्या? विष्णुगुप्त। ठीक है, यानी कि इसका क्या है? 3 नाम है। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा एक किताब लिखा गया है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र आपका इकोनॉमी पर आधारित नहीं है, बल्कि यह जो किताब है आपका राजनीति पर आधारित है। और यह जो है विश्वविख्यात पुस्तक है, इसके बारे में हमेशा बोला जाता है। और इस पुस्तक में झारखंड को क्या बोला गया है? कुकुट देश के नाम से पुकारा गया है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया था? यानी कि यहाँ आपको बताना है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के नाम। पहला है छज्जू मलिक, दूसरा है मलिक बया, यहाँ पर बया कर लीजिएगा, तीसरा है हसरत मोहानी, चौथा है शाहिद शाह खान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छज्जू मलिक। तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति छज्जू मलिक ने नागवंशी राजा को कर देने के लिए विवश किया था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है।
अब नागवंशी राजा की बात आया है तो नागवंशी राज्य या नागवंशी शासन की स्थापना कब होती है? 64 ईस्वी में होती है। अब 64 ईस्वी का हम लोग क्या कह सकते हैं? तो प्रथम शताब्दी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? प्रथम शताब्दी। और किसने किया था? तो फनी मुकुट राय के द्वारा नागवंश की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? फनी मुकुट राय के द्वारा। इसलिए फनी मुकुट राय को जो है नागवंश का क्या कहा जाता है? आदि पुरुष कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कोल विद्रोह के तत्कालिक कारण क्या था? पहला, आदिवासियों से बेगारी कराना। दूसरा है छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून। तीसरा है गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासी महिलाओं से की गई बदसुल्की। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गैर आदिवासियों और के द्वारा आदिवासी महिलाओं से की गई बदसुल्की। वैसे आपको बता दें कि कोई भी आंदोलन या क्रांति कोई एक कारण से नहीं होता है। उस आंदोलन या उस क्रांति के होने के पीछे बहुत सारे कारण जो है जिम्मेवार होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो है कोल विद्रोह होने के पीछे भी बहुत सारे कारण थे। उसमें से आदिवासियों से बेगारी कराना ये भी एक कारण है। छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून ये भी एक कारण है। और तीसरा, गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासी महिलाओं से की गई बदसुल्की ये भी एक कारण है। लेकिन यहाँ पर पूछा है आपको तत्कालिक कारण, तुरंत का कारण कौन है, यानी कि चिंगारी में जो बारूद में जो है चिंगारी मारने का काम कौन किया है? तो ये वाला गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासी महिलाओं से की गई बदसुल्की ये तत्कालिक कारण है। ठीक है, इतना आपको समझना है। अब बात करेंगे हम लोग कोल विद्रोह की। तो कोल विद्रोह ये कब हुआ था? तो कोल विद्रोह हुआ था आपका 1831-32 में। और इसका नेतृत्व कौन किया था? तो इसका नेतृत्व किया था बुधु भगत। कौन? बुधु भगत के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। अब आपसे ये भी पूछता है कि बुधु भगत भाई रहने वाले कहाँ के थे? तो आपको बता दें रांची जिला के रहने वाले थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रखंड कि किस प्रखंड के रहने वाले थे, तो चान्हो प्रखंड के रहने वाले थे। आपको पूछ दिया जाए कि किस गांव के रहने वाले थे, तो सीला गाय के रहने वाले थे। कहाँ? तो सीला गाय के रहने वाले थे, ये आपको बोलना है। अब ये भी जानना चाहिएगा कि बुधु भगत का जन्म कब हुआ था? तो 1792 में हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब आपको जो है बढ़िया से याद करके पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि देवघर स्थित वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पहला है दलेर सिंह, दूसरा है बसंत राव, तीसरा है विनोद आनंद झा और चौथा है राजा पूरन मल। अब ये जो है इसके बारे में आपको जो है डिटेल में बताएंगे, थोड़ा सब्र कीजिएगा। तो देवघर में जो आपका वैद्यनाथ मंदिर है जो कि भगवान शिव का मंदिर है, इसका निर्माण कौन करवाया था? तो राजा पूरनमल। और राजा पूरनमल कौन था? तो गिद्धौर राजवंश का, ठीक है, गिद्धौर राजवंश का राजा था आपका राजा पूरनमल। ठीक है, उन्हीं ने बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। अब इस मंदिर के बारे में आपको बताते हैं थोड़ा सा। तो ये जो बैजनाथ मंदिर है आपको बता ही चुके हैं, भगवान शिव का मंदिर है। यहाँ पर जो है प्रत्येक साल सावन के महीने में पूरे 1 महीने के लिए क्या है आपका श्रावणी मेला लगता है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो है लाखों में श्रद्धालु आते हैं और सभी के सभी एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करके आते हैं, ये आपको याद रखना है। और इस मंदिर के बारे में पुराणों में क्या कहा गया है? तो पुराणों में कहा गया है कि यहाँ पर जो है अंतिम संस्कार करना सबसे उपयुक्त है। अब अंतिम संस्कार क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक दंत कथा प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव, माता सती जो कि माँ पार्वती का एक रूप है, उनके हृदय का अंतिम संस्कार यहीं पे किए थे। इसीलिए जो है यह मंदिर जो है क्या है, अंतिम संस्कार के लिए बेहतरीन है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। इसका निर्माण राजा पूरनमल के द्वारा किया गया है। शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग दोनों ही एक साथ रहने वाला यहाँ पर ये बैजनाथ धाम मंदिर है, जो कि देवघर जिला में है। और देवघर जिला बना है कब? तो देवघर जिला बना है आपका 1983 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड के किस मंदिर को हल्दी घाटी के मंदिर के नाम से जाना जाता है? पहला अंजन धाम, दूसरा है टांगीनाथ धाम, तीसरा है महामाया, चौथा है वासुदेव राय मंदिर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी, वासुदेव राय मंदिर को जो है क्या कहा जाता है? हल्दी घाटी का मंदिर कहा जाता है। ठीक है, आपको बता दें इस मंदिर में आपका सफ़ेद संगमरमर से बने वासुदेव राय की मूर्ति की स्थापना राजा प्रताप कर्ण के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? तो राजा प्रताप कर्ण के द्वारा जो है संगमरमर, और कौन सा संगमरमर? तो सफ़ेद संगमरमर के द्वारा वासुदेव राय की मूर्ति की स्थापना किया गया है।
ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और ये वासुदेव राय मंदिर कहाँ है? तो ये आपका गुमला जिला में है। और गुमला जिला कब बना है? तो ये 1983 में बना है। और ये सब के सब आपका गुमला में ही है। अंजन धाम आपका गुमला में है, टांगीनाथ धाम गुमला में है, महामाया का है गुमला में है, और ये वासुदेव राय मंदिर भी गुमला में है। तो इतना आपको याद रखना है भाई, हमारा गुमला। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि रामगढ़ अधिवेशन के दौरान टाना भक्तों ने महात्मा गांधी को कितने रुपए की थैली भेंट की थी? पहला है 400 रुपये, दूसरा है 500 रुपये, तीसरा है 600 रुपये और चौथा है 800 रुपये। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 400 रुपये। तो पहले ध्यान से सुनिएगा कि कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस का जो है, कांग्रेस, ठीक है, स्पेलिंग आज भी ठीक से नहीं लिख पा रहे हैं। कांग्रेस का जो है 53वां अधिवेशन हो रहा था। कितना? तो 53वां अधिवेशन हमारा रामगढ़ जिला में हो रहा था। ठीक है, रामगढ़ जिला में हो रहा था। कब हो रहा था? तो ये 1940 की बात है। 1940 में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन आपका रामगढ़ में हो रहा था। उस समय जो है आपका क्या है, टाना भक्तों के द्वारा जो है महात्मा गांधी को 400 रुपये की भेंट दी जाती है। कितनी? तो 400 रुपये की भेंट की जाती है। और ये जो रामगढ़ अधिवेशन हो रहा था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता आपका अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था, जो कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा टाना भगतों के बारे में बता दें। तो टाना भगतों के द्वारा जो है टाना भगत आंदोलन हुआ था, आप सभी जानते हैं। तो टाना भगत आंदोलन कब हुआ था, ये आपसे पूछ सकता है। तो टाना भगत आंदोलन जो है आपका 1914 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था। शुरुआती समय में ये जो टाना भगत आंदोलन जो है क्या है, धार्मिक और सांस्कृतिक था। यानी कि अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने संस्कृति को बचाने के लिए था। लेकिन जब ये जो है टाना भगत लोग जब महात्मा गांधी से मिलते हैं, तब उसके बाद जो है यह आंदोलन क्या होता है, राजनीतिक रूप ले लेता है। ये भी आपको याद रखना है। और टाना भक्तों के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि ये हमारे अब तक के सबसे प्रिय अनुयायी हैं। क्या है? सबसे प्रिय अनुयायी हैं, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था टाना भक्तों के लिए। ठीक है, क्योंकि टाना भगत लोग भी क्या था, बिल्कुल सिंपल सादा सिंपल रहते थे, यानी कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाला व्यक्ति थे। इसीलिए महात्मा गांधी खूब पसंद करते थे। चलिए, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका 400 रुपये का थैली भेंट किया गया था टाना भक्तों के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखेंगे। अर्जुन सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोहियों को कौन सी नदी पार करने में मदद की थी? पहला है बराकर नदी, दूसरा है कोयल नदी और तीसरा है संजय नदी, चौथा है सोन नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो ऑप्शन नंबर सी, संजय नदी। ठीक है, अर्जुन सिंह 1857 के विद्रोह के दौरान अपने दीवान जग्गू की सहायता से, अपने दीवान जग्गू की सहायता से विद्रोहियों को संजय नदी पार करने में मदद की थी। और ये जो संजय नदी जो है आपका, ठीक है, संजय नदी, खरकई नदी, ये सब क्या है, ये स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। क्या है? स्वर्ण रेखा की सहायक नदी आपका संजय नदी है। और इस संजय नदी को पार होने में मदद किया था कौन? अर्जुन सिंह। इतना आपको याद रखना है। अब 1857 का विद्रोह का जिक्र हुआ है, तो थोड़ा सा बता दें कि झारखंड में जो है 1857 का विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? तो रोहिणी गांव में हुआ था। ठीक है, रोहिणी गांव में। रोहिणी गांव कहाँ है? तो रोहिणी गांव देवघर जिला में है। और देवघर जिला बना है 1983 में। अब बोले कि सबसे पहले रोहिणी में हुआ था, तो कब हुआ था ये भी जानना चाहिएगा। तो 12 जून, ठीक है, 12 जून 1857 को ये हुआ था। झारखंड में 1857 विद्रोह का शुरुआत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि महान क्रांतिकारी अरविंद घोष और वारिंद घोष का ननिहाल कहाँ था? पहला है देवघर, दूसरा है दुमका, तीसरा है साहेबगंज, चौथा है देवघर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, देवघर। तो महान क्रांतिकारी जो हैं आपके अरविंद घोष और वारिंद्र घोष, इनका नानिहाल देवघर में था। इनके नाना का नाम क्या था? तो इनके नाना का नाम राजनारायण था। क्या नाम था? राजनारायण वसु देवघर के रहने वाले थे। और आपको बता दें कि वारिंद्र घोष की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत देवघर में ही हुई थी। तो ये देवघर थी इनकी नानिहाल। ठीक है, उनके नाना का नाम बता चुके हैं, राजनारायण था। और देवघर जिला बना है 1983 में। और देवघर में ही आपका क्या है, बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है। ये सब आपको हम बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बता देते हैं। तो दुमका की बात करेंगे
तो दुमका में आपका क्या लगता है, हिजला मेला लगता है, इसको आपको याद करना है। साहेबगंज की बात करेंगे तो साहेबगंज में आपका क्या है, एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ से गंगा नदी बहता है। गिरिडीह में आपका क्या है, पारसनाथ की पहाड़ी है, क्या है, पारसनाथ की पहाड़ी है, जो कि झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि गलत सुमेलित को पहचाने। पहला है दिव्य ज्योति, मतलब इस तरफ जो है रचना का नाम लिखल है, इधर जो है रचनाकार के नाम लिखा हुआ है। तो पहला है दिव्य ज्योति, उसका लेखक कौन है, श्रीनिवास पानुरी। दूसरा है नाग वंशावली, इसको लिखने वाले व्यक्ति के नाम वेनी राम महता। तीसरा है महाभारत, लिखने वाला व्यक्ति के नाम वेद व्यास। और चौथा है लंका कांड, और लिखने वाला व्यक्ति का नाम कंचन। तो यहाँ पर जो है गलत सुमेलित कौन है उसको पहचानना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये सी। ये आपका जो है नागपुरी वाला जो महाभारत की बात हो रहा है, तो नागपुरी वाला महाभारत को कौन लिखा है, नागपुरी वाला महाभारत को लिखने वाला व्यक्ति के नाम कंचन है, क्या है, कंचन। और बाकी सब सही है। दिव्य ज्योति को श्रीनिवास पानुरी लिखा है, नाग वंशावली को वेणुराम महता लिखा है, और महाभारत को कंचन लिखा है, और लंका कांड को भी कंचन ही लिखे हैं। ठीक है, तो ये वेद व्यास नहीं होगा। ठीक है, वैसे आप सभी जानते हैं कि महाभारत को कौन लिखा है, कौन लिखा है आप बताइए। वेद व्यास को लिखने, महाभारत को वेद व्यास ही लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है नागपुरी वाला बात हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन है। पहला महुआ मांझी, दूसरा है रामदयाल मुंडा, तीसरा है रनिंद्र, चौथा है लाको बोधरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामदयाल मुंडा। तो रामदयाल मुंडा के द्वारा क्या लिखा गया है, आदि धर्म पुस्तक लिखा गया है। और रामदयाल मुंडा की प्रमुख रचना और क्या है, जे नाची से बाँची, क्या है, जे नाची से बाँची, इन्हीं की प्रमुख रचना है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही आपको रामदयाल मुंडा के बारे में बता दें तो रामदयाल मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपका देवड़ी में हुआ था, देवड़ी में हुआ था, जो कि आपका रांची जिला में एक जगह है देवड़ी। आप इस देवड़ी को इसलिए भी जानते होंगे क्योंकि देवड़ी में देवड़ी मंदिर है, 16 भुजा वाला दुर्गा माँ की मंदिर कहाँ है, आपका देवड़ी है। और देवड़ी में ही आपका क्या है, रामदयाल मुंडा का जन्म हुआ था। और रामदयाल मुंडा जो है एक कलाकार थे और शिक्षाविद भी थे। इन्होंने जो है अमेरिका में अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की थी, कहाँ, अमेरिका में। और अमेरिका के में जो है बहुत सारे विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ने के साथ साथ पढ़ाया भी था, ये भी आपको याद रखना है। और कला के क्षेत्र में जो है विशेष योगदान के लिए इन्हें 2010 में जो है आपका क्या है, पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि 2011 में, ठीक है, 2011 में जो है इनकी जो होती है, क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और इन्हें जो है क्या है, राज्यसभा में भी सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था, इन्हें, रामदयाल मुंडा के बारे में। तो रामदयाल मुंडा के बारे में आपको विशेष याद रखना ही होगा, क्योंकि ये जो है झारखंड के महान शख्सियत हैं, रामदयाल मुंडा। आदि धर्म जेनाची से बाँची। अब महुआ मांझी की बात करेंगे तो ये क्या है, वर्तमान में जो है ये राज्यसभा की सदस्य, क्या है, राज्यसभा की सदस्य हैं, किस राजनीतिक पार्टी से, तो जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से क्या है, राज्यसभा की सदस्य हैं। और ये राजनेता होने के साथ ही क्या है, ये अच्छी राइटर भी है। और इन्होंने कौन सा किताब लिखा है, तो मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, इन्हीं के द्वारा लिखा गया किताब है। रनेंद्र की बात करेंगे तो ये भी झारखंड के महान राइटर हैं। इन्होंने क्या लिखा है, ग्लोबल गांव के देवता और गायब होता हुआ देश, ये दो पुस्तक जो है इनके काफी चर्चे में रहते हैं। कौन, ग्लोबल गांव के देवता और गायब होता हुआ देश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि सुबोध कुमार और दीपक मंडल का संबंध किस खेल से है। पहला है क्रिकेट, दूसरा है फुटबॉल, तीसरा है जूडो, चौथा है जिम्नास्टिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल हो जाएगा। तो सुबोध कुमार और दीपक मंडल का संबंध झारखंड में फुटबॉल से है। ठीक है, और ये दोनों ही भारतीय फुटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। ठीक है, सुबोध कुमार, दीपक मंडल। तो आप लोग को केवल खिलाड़ी में क्या याद रहता है, क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, तीरंदाज दीपिका कुमारी, और हॉकी खिलाड़ी निकी प्रधान, यही सब याद रहता है। लेकिन यही सब खिलाड़ी के नाम में आप लोग फंसिएगा। तो जो ज़्यादा चर्चा में नहीं रहता है उसको भी आपको विशेष याद रखना है, चर्चा वाला तो यूं ही याद आ जाता है। ठीक है, सुबह शाम देखते हैं तो याद आ ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड के किस जिले में करजन ग्राउंड है। पहला है जमशेदपुर, दूसरा है धनबाद, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है रांची। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
हजारीबाग जिले में आपका क्या है, करजन ग्राउंड है, यानी कि करजन स्टेडियम है। इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग हजारीबाग जिले के बारे में देखेंगे। हजारीबाग जिसे क्या कहा जाता है, हजार बागों का शहर कहा जाता है। और हजारीबाग जिला बना है 1833 में। हजारीबाग में एक पद्मा नाम का किला है, जहाँ पर वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। अगर हो सके तो आप लोग जब उत्पाद सिपाही का जो है एग्जाम पास कीजिएगा तो ट्रेनिंग के लिए वहीं ले जाए, ठीक है। और हजारीबाग में जो है झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड सूर्य जलकुंड है। कौन सा? सूर्य जलकुंड। और सूर्य जलकुंड का तापमान कितना है, तो 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जब आप स्नान करते हैं तो आपका जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दुख दूर हो जाता है। और हजारीबाग के बारे में क्या जानना है, तो हजारीबाग में जो है क्या है, बिरहोर जनजाति, ठीक है। बिरहोर जनजाति का सबसे अधिक निवास स्थल आपका हजारीबाग जिला ही है। तो इस तरह से जो है आपको हजारीबाग को याद रखना है। चलिए बाकी को थोड़ा सा हम लोग जिक्र करेंगे। जमशेदपुर को क्या कहा जाता है, झारखंड का औद्योगिक राजधानी। क्या कहा जाता है, झारखंड का औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। साथ ही कहा जाता है झारखंड का खेल राजधानी। किसको? जमशेदपुर को। अब धनबाद को क्या कहा जाता है, झारखंड का कोयला नगरी और भारत का कोयला की राजधानी। रांची को क्या कहा जाता है, झारखंड की राजधानी और मेरी जान, झारखंड की सबसे बेहतरीन जगह। क्या ही तारीफ करें, कितना ही तारीफ करें, रांची बहुत ही बढ़िया है, राजधानी ऐसे ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड का लोकप्रिय मार्शल नृत्य कौन सा है? पहला है डोमकच, दूसरा है पाइका, तीसरा है फगुआ, चौथा है अंगनई। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी, पाइका। पाइका नृत्य को क्या कहा जाता है, मार्शल नृत्य कहा जाता है। और पाइका नृत्य करने वाला नर्तक जो है आपका क्या है, सैनिक वेश धारण करके नृत्य करता है। कैसा? तो सैनिक वेश धारण करके नृत्य करता है, जिसके कारण इसे मार्शल नृत्य भी कहा जाता है। और एक्चुअली ये जो नृत्य है आपका पाइका नृत्य, ये क्या है आपका पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा है? पुरुष प्रधान नृत्य है। और साथ ही यह क्या है, एक ओजपूर्ण नृत्य है। क्या है? ओजपूर्ण नृत्य है। ये भी आपको याद रखना है। शादी ब्याह और पर्व त्योहारों के अवसर में इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। किसका? पैका का। इतना आपको याद रखना है। अब आपको बता दें डोमकच के बारे में। डोमकच का संबंध किससे है? शादी से, यानी कि विवाह से है। विवाह के घर में जो है जो नृत्य किया जाता है, क्या है आपका? डोमकच है। फगुआ की बात करेंगे तो झारखंड में जो है हम लोग झारखंडी लोग जो है होली को ही क्या बोलते हैं? फगुआ। और फगुआ में ही फगुआ गीत या फगुआ राग गाया जाता है। अंगने की बात करेंगे तो ये क्या है? महिला प्रधान नृत्य है। क्या है? महिला प्रधान नृत्य है। और महिलाओं के द्वारा यह नृत्य जो है आपका आंगन में किया जाता है, इसलिए इसको अंगने नृत्य कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड की प्रसिद्ध कोहबर और सोहराय चित्रकारी किसके द्वारा बनाया जाता है? पहला है विवाहित पुरुष, दूसरा है विवाहित महिलाएं, तीसरा है अविवाहित पुरुष, चौथा है विधवा महिला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विवाहित महिलाएं के द्वारा। किसके द्वारा? तो विवाहित महिलाओं द्वारा बनाया जाता है। इन कलाओं के लिए झारखंड को जो है क्या है, जीआई टैग भी मिला है। कोहबर और सोहराय के लिए क्या है, झारखंड को जो है जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। ठीक है। ग्लोबल इंडिकेशन होता है, यानी कि भौगोलिक संकेतक होता है इसका हिंदी। ठीक है, तो जीआई टैग प्रदान किया गया है कोहबर और सोहराय चित्रकारी के लिए। ठीक है, तो हो जाएगा विवाहित महिलाएं। अब कोहबर के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। तो कोहबर जो है क्या है, आपका बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, बिरहोर जनजाति में प्रचलित आपका चित्रकारी कौन सा है? कोहबर। जिसमें आपको जो है कोहबर में, कोहबर का अर्थ पूछा है तो कोहबर में कोह का अर्थ हो जाता है गुफा और बर मतलब दूल्हा। और संयुक्त रूप से क्या कहेंगे कि गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा। ठीक है, आप जब बिरहोर के घर देखिएगा तो उसके घर के बाहर जो चित्रकारी होती है क्या है, कोहबर चित्रकारी होती है। अब सोहराय की बात करेंगे तो झारखंड में जो क्या है, सोहराय जो है एक चित्रकारी भी है। क्या है? एक चित्रकारी भी है और एक क्या है, एक पर्व भी है। और चित्रकारी में जो आपका क्या है, पशु से संबंधित या पशु पक्षियों या पेड़ पौधों से संबंधित चित्रकारी की जाती है। और त्योहार में बात करेंगे तो सोहराय पर्व जो है आपका पशुओं से संबंधित त्योहार है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड में किस त्योहार को फूलों का त्योहार कहा जाता है? पहला है करम, दूसरा है सरहुल, तीसरा है वंदना, चौथा है टूसू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सरहुल। सरहुल जो है क्या है, झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार है। क्या है? सबसे बड़ा त्योहार है। हालांकि इस पर्व को जो है अनेक जनजातियों के द्वारा अनेक अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे सरहुल को उरांव जनजाति के लोग क्या बोलता है,
खद्दी बोलता है। संथाल जनजाति के लोग क्या बोलता है, बाहा बोलता है। मुंडा जनजाति के लोग क्या बोलता है, बा पर्व बोलता है। ये अलग-अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन इसको सेलिब्रेट सभी करते हैं और झारखंड के जनजातियों का ये सबसे बड़ा त्योहार है। और यह कब मनाया जाता है? तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें जो है आपका क्या है, साल वृक्ष की पूजा की जाती है और साल को ही हम लोग गाँव घर में क्या बोलते हैं, सखुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सखुआ। और साल क्या है? ये झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है, ये आपको याद रखना है। और साल वृक्ष को क्या कहा जाता है? पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है और साल वृक्ष है कहाँ? आपका सारंडा जंगल में साल वृक्ष की बहुलता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? चलिए, बाकी पर्व के बारे में बोलेंगे तो कर्म जो है, सरहुल के बाद झारखंड के जनजातियों का दूसरा प्रमुख त्योहार आपका क्या है? करम त्योहार है। और करम त्योहार जो है आपका क्या है? भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादश में मनाया जाता है। इसमें जो है आपका क्या है? करम नाम की वृक्ष की डाली की पूजा की जाती है और यह जो है आपका क्या है? भाई और बहिन, ठीक है? भाई और बहिन के पवित्र प्रेम का प्रतीक वाला त्योहार करम पर्व है। इसलिए करम पर्व की जो है तुलना किसके साथ की जाती है? तो करमा पर्व की तुलना जो है आपका रक्षाबंधन से किया जाता है। क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार भी क्या है? भाई-बहनों का पवित्र प्रेम वाला त्योहार है। और ये रक्षाबंधन कौन सेलिब्रेट करते हैं? तो सदानों के द्वारा जो है आपका रक्षाबंधन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो सावन की पूर्णिमा मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। अब वंदना त्योहार की बात करेंगे तो वंदना जो है क्या है, पशुओं से संबंधित त्योहार है। कार्तिक की अमावस्या में ये मनाया जाता है और पशुओं से संबंधित त्योहार है सोहराय की भांति। टूसू की बात करेंगे तो टूसू क्या है, मकर संक्रांति में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति में मनाया जाता है। ठीक है, इसीलिए टूसू को क्या कहा जाता है? मकर त्योहार भी कहा जाता है और ये जो है टूसू नामक कन्या की याद में मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड में बीपी केसरी के अनुसार कौन सदान नहीं है? पहला है तेली, दूसरा है भूमिहार, तीसरा है तूरी, चौथा है भोक्ता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका सही आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भूमिहार। ठीक है, भूमिहार को जो है बीपी केसरी क्या है, सदानों की श्रेणी में नहीं रखते हैं। बीपी केसरी की बात करेंगे तो ये झारखंड के महान इतिहासकार हैं और उन्होंने कहा है कि भूमिहार आपका क्या है, सदान नहीं है। अब सदान के बारे में आपको जानते हैं तो देखिए कहीं पर भी, विशेषकर झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में 2 प्रकार के लोग रहते हैं। झारखंड में जो पहले से रहते आ रहे हैं यानी कि मूल निवासी हैं और जो आदिवासी हैं तो आदिवासी हैं ही। लेकिन जो झारखंड के मूल निवासी हैं और पहले से रहते आ रहे हैं और आदिवासी नहीं हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें सदान कहा जाता है। और झारखंड में जितनी भी जनसंख्या है, कुल आबादी का जो है 60% भाग की कौन कौन लोग हैं? तो सदान लोग हैं। सदान लोग की कितनी है जनसंख्या? 60% है झारखंड में। तो बहुत भारी संख्या है सदान लोग का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि उरांव जनजाति में धूमकुड़िया क्या है? पहला एक विवाह, दूसरा एक पूजा स्थल, तीसरा युवा गृह, चौथा है शासन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, युवा गृह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? युवा गृह। अब युवा गृह क्या होता है आपको बता दें तो ये होता है आपका प्रशिक्षण गृह। क्या होता है? प्रशिक्षण गृह। और ये जो युवा गृह होता है सभी जनजातियों में पाया जाता है, लेकिन नाम अलग-अलग होता है। जैसे उरांव जनजाति में इसको हम लोग धुमकुड़िया कहते हैं और संथाल जनजाति में क्या बोलते हैं? संथाल जनजाति में घोटुल कहते हैं। ठीक है? और आपको मुंडा जनजाति में क्या कहते हैं? गीती ओड़ा कहते हैं। इसी तरह देखते हैं कि अलग-अलग नाम है, लेकिन काम सबका एक ही है। धुमकुड़िया, युवा गृह यानी कि प्रशिक्षण गृह। यहाँ पर होता क्या है कि आदिवासी युवक-युवतियों को जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। अपने संस्कृति, अपने धर्म और उनके जीवन में जो महत्वपूर्ण काम आने वाले चीज़ों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। अगर ये धूमकुड़िया की बात करें तो यहाँ पर जो है सामान्य 3 साल में कितना? 3 साल में 1 बार प्रवेश मिलता है और वो भी किस दिन मिलता है? सरहुल के दिन में प्रवेश मिलता है, ठीक है? सरहुल के दिन में और सामान्यतः आपको 10 से 11 साल की उम्र में यहाँ पर प्रवेश मिलता है। और वहाँ का सदस्य आप कब तक रह सकते हैं? जब तक आपका शादी नहीं हो जाता है, तब तक आप वहाँ का सदस्य बन के रह सकते हैं। और जैसे ही शादी हुआ, चाहे आप लड़का हैं या लड़की हैं, आपकी जो है सदस्यता ऑटोमेटिक की समाप्त हो जाएगी। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। और यहाँ पर भी क्या है, ये हॉस्टल की तरह होता है। लड़कों के लिए अलग धूमकुड़िया होता है और लड़कियों के लिए अलग। लड़कों के लिए जो होता है धूमकुड़िया, उसको हम लोग लड़कों वाला को क्या बोलते हैं? जो खेड़पा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो खेड़पा। और लड़की के लिए जो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
पेलेड़पा या तो पेलोएड़पा। ठीक है, पेल्लो मतलब लड़की होता है, जोक मतलब लड़का होता है। कुड़ुक भाषा अगर आप लोग जानते हैं तो पेलोअड़पा या पेलेड़पा लड़कियों के लिए, जोखेड़पा लड़कों के लिए। तो ये जो है आपका युवागिरी कौन है? धुमकुड़िया एक युवागिरी है उरांव जनजाति का। अब उरांव जनजाति के बारे में और थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं। तो उरांव जनजाति क्या है? झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा कुड़ुक है। क्या है? कुड़ुक भाषा है। और कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए जो है आपका जो है तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसका? तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ये जो कुड़ुक भाषा जो है ये कौन भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? तो ये आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये भी आपको याद रखना है। अब उरांव जनजाति की बात करें तो इनका सर्व प्रमुख देवता का नाम क्या है? धर्मेश। धर्मेश एम्हाय हुरमेती बड़का वाला देवता है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। और इनका प्रमुख त्योहार क्या है? इनका प्रमुख त्योहार आपका सरहुल है, जिसको लोग क्या बोलता है? खद्दी। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि पुत्र की लंबी आयु के लिए कौन सा त्योहार किया जाता है? पहला है तीज, दूसरा है जितिया, तीसरा है करम, चौथा है सोहराय। तो देखिए अपने पुत्र के लंबी आयु के लिए जो है पुत्र के माताओं के द्वारा यह त्योहार किया जाता है। कौन सा त्योहार? उसी का नाम बताना है। तीज, जितिया, करम, सोहराय। क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जितिया किया जाता है। जितिया पर्व के अवसर पर पुत्र की लंबी आयु की कामना उसकी माँ करती है। ठीक है, और इस पर जो है क्या है? पावस गीत भी गाया जाता है। ठीक है, जितिया हम लोग क्या बोलते हैं? पीपल का जो पौधा होता है उसको हम लोग जितिया पेड़ कहते हैं। और इसी की डाली की पूजा की जाती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तीज किसके के लिए किया जाता है? तीज जो है पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। करम जो है भाई बहन का प्रेम वाला है। और सोहराय जो है पशुओं से संबंधित है। तो सब त्योहार जो है किसी न किसी से संबंध रखता है। ऐसे ही सिर्फ पी के नाचने के लिए त्योहार नहीं होता है। ठीक है, त्योहार का कुछ मतलब है। अगर शिद्दत से आप मानिएगा तब तो बहुत लोग के लिए तो क्या है? एक अवसर है पीने और नाचने खाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड के पहले गैर भाजपा मुख्यमंत्री कौन थे? अब राजनीतिक से भी क्वेश्चन आ गया। अब इसका भी हम पुर्जा पुर्जा खोलेंगे। ठीक है, पहला है रघुवर दास, दूसरा है मधु कोड़ा, तीसरा है शिबू सोरेन, चौथा है बाबूलाल मरांडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिबू सोरेन। ठीक है, तो याद कीजिए आप लोग हमारा झारखंड कब बना है? 15 नवंबर। ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हमारा झारखंड बनता है। और झारखंड के जो पहले सीएम होते हैं कौन होते हैं आपके? बाबूलाल मरांडी। और इनका कार्यकाल क्या होता है? 2000 ईस्वी से लेके 2003 ईस्वी तक। और ये किस पार्टी से थे? तो ये बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के थे। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद इसके हटने के बाद जो है दूसरा सीएम कौन बनते हैं? आपके अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा झारखंड के दूसरे सीएम बनते हैं। और ये भी किस पार्टी के हैं? तो बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के। फिर झारखंड में तीसरा मुख्यमंत्री बनाया जाता है किनको? तो शिबू सोरेन को। और शिबू सोरेन बीजेपी के नहीं बल्कि जेएमएम के मंत्री थे, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के। तो ये जो तीसरे जो हैं आपके शिबू सोरेन जो है पहले गैर भाजपा मुख्यमंत्री बने थे। ये आपको याद रखना है। अब देखिए शिबू सोरेन का जो है वर्तमान में ही निधन हुआ है। और ये झारखंड के महान शख्सियत है। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। तो शिबू सोरेन को हम लोग प्यार से बोलते हैं क्या? गुरुजी। गुरुजी या दिसोम गुरु भी बोलते हैं। ठीक है, अब दिसोम गुरु है तो इनके बारे में और जानेंगे। इनका जन्म हुआ है कब? तो 11 जनवरी। 11 जनवरी 1944 को इनका जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है? तो रामगढ़ जिला में हुआ है। रामगढ़ जिला में भी किस गांव में? तो नेमरा गांव में हुआ है। ये आपको याद रखना है। इनकी मृत्यु कब हुई है? तो इनकी मृत्यु हुई है आपकी 4 अगस्त। ठीक है, 4 अगस्त 2025 को इनकी मृत्यु हुई है। कहाँ हुई है? तो दिल्ली के हॉस्पिटल में इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब आपको बता दें कि 1970 में जो है सोनोत संथाल समाज की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था, यानी कि शिबू सोरेन के द्वारा। साथ ही आपको क्या याद रखना है कि 4 फरवरी 1973 को जो है जेएमएम की स्थापना की गई। किसकी? झारखंड मुक्ति मोर्चा की। इसमें जो संस्थापक वाला जो दल था उनमें शिबू सोरेन भी शामिल थे। ये आपको याद रखना है। और वर्तमान में झारखंड में किसकी सरकार है? जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के। और सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। किसके सुपुत्र हैं? तो शिबू सोरेन के सुपुत्र हैं। ये भी आपको याद रखना है। बाकी का विकल्प थोड़ा थोड़ा चर्चा कर ही लेते हैं। रघुवर दास के बारे में भी एक रिकॉर्ड है कि ये जो है झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं।
अब गैर आदिवासी मतलब आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो बता दें कि झारखंड में अब तक जितने भी सीएम बने थे सब के सब आपके एसटी यानी कि आदिवासी बने थे, लेकिन रघुवर दास ने रिकॉर्ड तोड़ा और वे पहला गैर आदिवासी यानी कि आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं थे बल्कि गैर आदिवासी थे। ठीक है। मधु कोड़ा की बात करेंगे तो ये झारखंड के पहले व्यक्ति हैं जो कि निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या? निर्दलीय अर्थात स्वतंत्र मुख्यमंत्री रहे हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं थे। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, धड़ाधड़ तड़ातड़ी आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? पहला है जयपाल सिंह मुंडा पंप योजना, दूसरा है बिरसा मुंडा सिंचाई योजना, तीसरा है सिद्धू कान्हू कृषक योजना, चौथा है तिलका मांझी पंप योजना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये किसानों के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी तिलका मांझी पंप योजना शुरू किया गया है। ठीक है। तो झारखंड सरकार जो है किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तिलका मांझी पंप योजना की शुरुआत की है। बस इतना आपको याद रखना है। तिलका मांझी के बारे में आप सभी जानते हैं, ये झारखंड के महान शख्सियत हैं जिनका मूल नाम जबरा पहाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड में कौन सी योजना चलाई गई थी? पहला है ऑपरेशन फ्लड, दूसरा है पल्स पोलियो अभियान, तीसरा है मिड डे मील, चौथा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सब क्वेश्चन देखिए बहुत ही बेहतरीन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मिड डे मील। ठीक है। तो बच्चों के लाने के लिए जो है मिड डे मील, यानी कि मिड डे मील क्या होता है? माध्यमिक भोजन। माध्यमिक भोजन क्या कि टिफिन के समय, लंच के समय खाना मिलना। तो बच्चा लोग आज भी झारखंड में इतना गरीबी है कि खाने के लिए खाना नहीं मिलता है। तो खाना मिलेगा उस लालच से भी बच्चे स्कूल आने लगे। तो ये सही बात है कि मिड डे मील योजना से जो है छात्रों की या बच्चों की जनसंख्या बढ़ी है स्कूल में, और बहुत बढ़िया खाना मिलता है। आपका अंडा-उंडा मिलता है, दाल-उल बहुत कुछ मिलता है, वैरायटी मिलता है। तो मिड डे मील योजना चलाया गया था बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए, और ये काफ़ी हद तक सफल भी रहा है। अभी बच्चे थाली लेके जाते हैं, भात खाने का बहाना जानते हैं जाते हैं और कुछ पढ़ के भी आ जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि भीमराव अंबेडकर आवास योजना के बारे में सत्य कथन को पहचानें। पहला, इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को अंबेडकर जयंती पर किया गया था। दूसरा, इसके तहत 80 करोड़ की लागत से 11,000 घर बनवाए जाएंगे। तीसरा है, ये योजना विधवा महिलाओं के लिए है। चौथा, सभी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सही है। भीमराव अंबेडकर आवास योजना का संबंध विधवा महिलाओं के लिए है, यानी कि विधवा महिलाओं को आवास प्रदान करना है। और इसकी शुरुआत आपका 14 अप्रैल 2016 को किया गया है, क्योंकि 14 अप्रैल क्या है? भीमराव अंबेडकर का हैप्पी बर्थडे वाला दिन है। इसके तहत जो है 80 करोड़ खर्चा किया जाएगा और 11,000 घर जो है विधवा महिलाओं को बना के दिया जाएगा। ठीक है। तो सभी के सभी कथन सत्य है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम जानबूझ के लाए हैं ताकि आपका जो है ज्ञान का लेवल हाई हो। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। पहला, इसकी घोषणा 4 मई 2020 को हेमंत सोरेन ने की। इस योजना के तहत जल संरक्षण की विभिन्न संरचनाओं का निर्माण करना है। तीसरा, इसके अंतर्गत 5 लाख एकड़ भूमि का संवर्धन किया जाएगा। चौथा, सभी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। तो नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना ये कब शुरू हुआ था? 4 मई 2020 को। किसने इसकी घोषणा की थी? तो हेमंत सोरेन ने की थी। इस योजना के तहत जो है जल संरक्षण की विभिन्न संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा, और इसके अंतर्गत 5 लाख एकड़ बंजर भूमि पर जो है संवर्धन किया जाएगा। चलिए, तो ये सब योजना को आपको जो है विस्तार से जानने के लिए हम इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन बना के लाए हैं, ताकि जो है आपका ज्ञान बढ़ता रहे। यहाँ पर देखिए बिरजिया जनजाति के बारे में सत्य कथन को पहचानें। पहला, यह झारखंड की एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। यह अपने को पुंडरीक नाग का वंश मानते हैं। तीसरा, यह 2 भागों में विभक्त है, सिंदुरिया और तेलिया। चौथा, सभी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के सभी सही है। अपने को पुंडरीक नाग का वंश मानने वाले बिरजिया जनजाति झारखंड की एक आदिम जनजाति है, और यह 2 भागों में बटा हुआ है, सिंदुरिया और तेलिया। ठीक है। और इनकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिला में है? तो आपका लातेहार जिला में इनका सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलता है। वैसे आपको बता दें तो 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग आपको बताते हैं, और आपको इसी के अकॉर्डिंग याद भी रखना है। 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है। उनमें से 8 आपका क्या है? आदिम जनजाति है। उन्हीं में से एक आपका क्या है? बिरजिया जनजाति है। और बिरजिया का जो है पारंपरिक पेशा क्या है? लोहा गलाना है। क्या है? लोहा गलाना है।
और लोहा गलाने का काम और कौन-कौन करता है? लोहार जनजाति हो गया, असुर जनजाति हो गया, इन सभी लोगों का भी पारंपरिक पेशा लोहा गलाना ही है। तो चलिए ये सभी के सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड में किस नृत्य के दौरान महिलाओं के द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है? पहला अंगनई, दूसरा है फगुआ, तीसरा है जोमनामा, चौथा है सोहराय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सोहराय। सोहराय त्योहार के समय जो है महिलाओं के द्वारा क्या है, चुमावड़ी गीत गाया जाता है। और सोहराय आप सभी जानते हैं कि ये जो है क्या है, पशुओं से संबंधित त्योहार है। ठीक है, पशुओं से संबंधित त्योहार है और उसी त्योहार के दरमियान जो है महिलाओं के द्वारा चुमावड़ी गीत गाई जाती है। अब ये सोहराय जो है झारखंड में क्या है, एक चित्रकारी भी है। क्या है? झारखंड में एक चित्रकारी भी है और एक त्योहार भी है। लेकिन यहाँ पर बात हो रहा है सोहराय त्योहार की। अब सोहराय त्योहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हम झारखंडी लोग का मुख्य पेशा क्या है? कृषि उत्पादन है। कृषि उत्पादन के साथ-साथ पशुपालन भी है। ठीक है? क्योंकि कृषि उत्पादन करना है तो उसके लिए हमें पशुओं का भी सहायता लेना पड़ता है। अब हमारे जीवन चलाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है, तो उनके उनको भी तो धन्यवाद हमको बोलना होगा। तो इसीलिए एक विशेष दिन हम लोग निकालते हैं जिस दिन जो है हम लोग पशु को भी धन्यवाद देते हैं। उस दिन उसको काफ़ी नहलवाते हैं, धुआते हैं, सजाते हैं। ठीक है? उसके लिए अच्छे पकवान की व्यवस्था करते हैं, उनकी पूजा करते हैं कि हे प्रभु, आपके वजह से ही हमारा अस्तित्व है। तो वही है हमारा सोहराय पर्व या त्योहार। ठीक है? कोई दिक्कत? नहीं। अंगने के बारे में बता चुके हैं, फगुआ बता चुके हैं, जोमनामा ये जो है जब फसल कट जाए और पहला भोजन खाते हैं, उस समय ये त्योहार मनाया जाता है आपका जोमनामा। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है कि भैंस के सींग से बना कौन सा वाद्य यंत्र बनाया जाता है? पहला है ढोल, दूसरा है बांसुरी, तीसरा है सींगा, चौथा है मुरली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सींग से सींगा। इतना आपको याद रखना है। और सींगा क्या है? एक सुशीर वाद्य यंत्र है। क्या है? एक सुशीर वाद्य यंत्र है। सुशीर बोले तो जिसको मुंह से फूंक कर बजाया जाता है। जिस वाद्य यंत्र को मुंह से फूंक कर बजाया जाता है उसको हम लोग सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। और सींगा भी क्या है? आपका सुशीर वाद्य यंत्र है। और जिस वाद्य यंत्र को हम लोग तार के तंतु से जो है कंपन करके आवाज निकालते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको तंतु वाद्य यंत्र कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। क्या कहते हैं? तंतु वाद्य यंत्र कहते हैं। ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सींगा वाद्य यंत्र, जो कि आपका सुशीर वाद्य यंत्र है। और सुशीर के तहत कौन-कौन आ जाएगा? बांसुरी, शहनाई, मुरली, सींगा, ये तीनों के तीनों आपका क्या है? ये आपका सुशीर वाद्य यंत्र है। चलिए, तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। हमको उम्मीद है कि आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा और मदद वाला रहा था। तो क्या कीजिए कि आप लोग इसको जो है पहले लाइक कीजिए फटाफट और अपना प्रतिक्रिया देने स्वरूप कमेंट भी कीजिए और अपने दोस्त यार, छोटे-बड़े भाई-बहनों को शेयर कर दीजिए। इतना करते रहिए, हम हर हाल में, हर परिस्थिति में आपके जो है जब तक एग्ज़ाम कंप्लीट ना हो जाए तब तक गर्दाफाड़ क्लास लाते रहेंगे। ठीक है? आपको नौकरी हर हाल में दिला के रहेंगे। जो-जो लोग हमारा क्लास देख रहा है, उसका सबका नौकरी हो जाए। भगवान से यही मेरा रिक्वेस्ट भी है। माने चलिए जो भी चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।